देखो मैंने क्या कहा था, एक टीचर को खुशी तब होती है कि जब उसके स्टूडेंट अच्छा सा फीडबैक दें। जैसे सोशियोलॉजी में मैंने तुम्हें सारा सिलेबस कवर करवाया था, ठीक है, और तुमने जैसा कि मुझे फीडबैक दिया, पेपर बहुत अच्छा आ रखा था सोशियोलॉजी का भी, ठीक है, बहुत अच्छा। वही सब क्वेश्चंस आगे भी आज हम अपनी सोशियोलॉजी की सेकंड सेम की क्लास, तुम्हारे सारे पेपर खत्म हो गए ना, ठीक है, तो आज है प्रैक्टिकल वगैरह तो होते रहेंगे, ठीक है। अब मेरी एक बात और अच्छे से सुनो। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया? इतना छोटा सा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम कभी सोशियोलॉजी से कंपटीशन देने जाओगे और तुम देखोगे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, तुम कहोगे है भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, समाजशास्त्र, ऑगस्ट कॉम्टे, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रखे, ये तो बड़ा इजी है। इजी तब है क्योंकि तुमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर तुम ना पढ़े होते तो तुम्हें वो बिल्कुल भी इजी नहीं लगता। इसलिए मेरा कहना मानना, इस बार जो मैं तुम्हें सेकंड सेम पढ़ाने जा रही हूं, आज तो हम जनरली बात करेंगे, कल को आज मैं तुम्हें सिलेबस भी भेज दूंगी व्हाट्सएप पर, और कल से प्रॉपर तुम्हारी फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग मैं शो कर दूंगी। आज मैं जनरली कि सेकंड सेम में क्या आने वाला है ये आप सबको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसा कि पिछली बार मैंने किया था, फर्स्ट सेम में पढ़ा के मेरी पूरी 48 वीडियो बनी हुई है फर्स्ट सेम में पूरे सिलेबस की, और मैंने पूरा सिलेबस बहुत मन से कवर कराया था तुम्हें, ठीक है। तो इस बार भी मेरा टारगेट यही रहेगा, तुम्हारा पेपर मैं और अच्छे से तैयार करवाऊं। दूसरी बात, इस बार टीचिंग का मोड थोड़ा चेंज करूंगी। चेंज ऐसे करूंगी, इस बार थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाऊंगी मैं क्लास में। जैसे तुम्हारे लेक्चर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ जो मैं पढ़ा दूंगी उस पढ़ाने के बाद मैं थोड़ी सी एक्टिविटी उनमें से करवाऊंगी, चाहे वो मैं किसी रूप में करवाऊं। डरना मत, अब तो कुछ ना कुछ डर निकला होगा तुम लोगों के अंदर से, निकला, ठीक है। अब तो तुम शेर बन जाने चाहिए, जिसे कहते हैं ना डर निकल के, तो वो मैं कराऊंगी। और खूब कॉन्फिडेंस रखना और पैरेलली स्मूथली अपनी पढ़ाई करते रहना। दूसरा, अभी हमारे थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए अभी मैं रीजनिंग वाली क्लास अभी शो नहीं कराऊंगी, उसे जब इनके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तब शो करवाती हूँ। इस बीच मैं ऑनलाइन नायब तहसीलदार और उत्तराखंड स्पेशल पढ़ाऊंगी, तो ऑनलाइन आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जुड़ सकते हैं उत्तराखंड की क्लास लेने के लिए। और एक बात बता दो तुम्हें, यदि तुमने मुझसे उत्तराखंड पढ़ लिया तो तुम कहोगे मैडम बहुत क्वेश्चन तो यही आते हैं, फिर वही बात कहोगे। हाँ, घुमा फिरा के आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था क्वेश्चन सब यही सब आएंगे, पर कान थोड़ा इधर से पकड़ने के बजाय ऐसे करके पकड़ लिया, तो पकड़ना तो कान ही है, घुमा फिरा के आ सकते हैं, वहां तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। तो मेरा ये कहना आप सब लोग मानोगे, चाहे उत्तराखंड की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे तुम्हारी सोशियोलॉजी के सिलेबस की क्लास हो, आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं तो तुम्हें पढ़ाती हूं, तुम मेरा बैक सपोर्ट हो। आज इस क्लासरूम में खुल के कहती हूं, तुम मेरा बैक सपोर्ट हो। बैक सपोर्ट इसलिए, मेरे सुख दुख में तुम लोग मेरे साथ खड़े रहते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक माँ, जैसे मैं हमेशा क्लास में टीचर बन के बहुत कम पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें यही सोचती हूँ कि तुम यूं मुझे सोचो कि हम अपनी माँ, जैसे माँ से हम शेयर करते हैं ना, ऐसे तुम अपने पेरेंट्स, गार्जियन के रूप में मुझे देखो, ठीक है। क्यों, कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच डिस्टेंस कम होगा, और जहां दूरियां कम होती है तो वहां हम चीजों को समझ पाते हैं। मैं तुमको समझ पाऊं या तुम मुझे समझ पाओ, ठीक है। इस बार जो समाजशास्त्र का पेपर है बच्चों, इस बार समाजशास्त्र का पेपर होगा भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। कुछ मत लिखो, सुनो, कल मैं लिखा के तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी। अब इस सोसाइटी इंडिया में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। कैसे? पुरुषार्थ, संस्कार, ठीक है, संस्कार, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, धर्म, धार्मिक व्यवस्था,
ठीक है। भारत का सोसाइटी सिस्टम कैसा है, इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी ये किस प्रकार से होती है, इन सब टॉपिक को तुम भली भांति जानते हो, लेकिन हमें इनका आंसर देना है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। तो इनको तुम दोगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आंसर, यानी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका आंसर। तुम कहोगे विवाह तो हम जानते हैं, घर पे होते तो है, शादी के कार्ड आते हैं, या हमारे घर में विवाह होता है। तो इसमें हमें पूरे विवाह के स्वरूप कितने हैं, जैसे अगर हम बात करें हिंदू विवाह में विवाह के 8 स्वरूप हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, इस तरीके से। और जैसे मुस्लिम में भी मुझे विवाह पता है, निकाह, मुथा, 4 प्रकार के जो किताबों में लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से उनके स्वरूप बताने हैं, उनकी कार्य प्रणाली बतानी है, उनका महत्व बताना है, और वो बताना है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। तो पूरी किताब में आपको समाज, भारत में समाज, इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे टॉपिक आएंगे, चाहे आश्रम व्यवस्था, चाहे पुरुषार्थ, चाहे संस्कार, इंडियन सोशल सिस्टम इसका नाम है, पेपर फर्स्ट। इंडियन सोशल सिस्टम, भारत में सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। टोटल जो ये आपका पेपर होगा, लिख सकते हैं आप इसको, टोटल 5 यूनिट है इसमें, ठीक है। इसमें टोटल 5 यूनिट है। यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में तुम सब हिंदी वाले हो ना, इंग्लिश में तो नहीं लिखाना किसी को। यूनिट फर्स्ट में आएगा फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारतीय समाज में विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, विविधता में एकता। थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी कि क्या क्या किसमें आएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आएगा कि किस प्रकार भारत में, पूरे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितनी जाति, कितने धर्मों के लोग रहते हैं, और ऐसे ही कहीं हिमालय है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं तटीय है, कहीं पठारी इलाका है। तो इन सब चीज का इस वाली यूनिट में आएगा विविधता में एकता, ठीक है। विविधता में एकता, ठीक है। फिर है डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज में डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और संस्कृति में, भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता, भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत, एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत, एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत, इंडिया एज अ प्लूरल सोसाइटी। विविधता के कारण और परिणाम, भारतीय समाज की विविधता के कारण और परिणाम, भारतीय समाज में जो विविधता है और एकता, विविधता में एकता के कारण और परिणाम। कारण मतलब कौन कौन से कारण हैं,
भारतीय समाज की विविधता में। कारण मतलब क्या जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या परिवार या संयुक्त परिवार, एकांगी परिवार, विस्तारित परिवार, तो उनके कारण बताने हैं। ठीक है, बहुलवादी समाज के रूप में भारत की समस्याएं। बहुलवादी समाज के रूप में भारत की समस्याएं। भारत की समस्याएं, बहुलवादी समाज के रूप में भारत की समस्याएं। अब एक बात बताओ, भारत में इतनी जाति, इतने धर्म, इतने लोग निवास करते हैं, भारत की समस्या क्या हो सकती है? गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, जाति के आधार पर जो, और ये क्षेत्रवाद, क्षेत्र के आधार पर सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर जब दंगे होते हैं, तो ये क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, इनके बारे में बताना है। ये तो फर्स्ट यूनिट हो गई। अब आती है यूनिट सेकंड। जब आप पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। आनंद इसलिए क्योंकि सारे टॉपिक बहुत शानदार है इसमें। सेकंड यूनिट में धर्म आएगा, वर्ण आएंगे, आश्रम व्यवस्था, धर्म, वर्ण, आश्रम व्यवस्था, इनका अर्थ और विशेषताएं, इन सभी का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार और समाजशास्त्रीय महत्व, ठीक है, समाजशास्त्रीय महत्व, इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर आएगा पुरुषार्थ, संस्कार, और लास्ट आएगा पुरुषार्थ, संस्कार, इनका अर्थ, प्रकार और समाजशास्त्रीय महत्व भी। पुरुषार्थ और संस्कार का भी अर्थ, प्रकार और समाजशास्त्रीय महत्व। फिर सबसे लास्ट आएगा कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत लास्ट आएगा इसमें, कर्म का सिद्धांत। दो यूनिट, सारी यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पढ़ोगे ना, जिसे कहते हैं आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा मैडम पढ़ के। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। और इवन अगर मैं चाहूं मैं तुम्हें अभी से शुरू करा सकूं सब। देखो, जब हम रटते हैं तब तो हम बता नहीं पाते, जब हम समझते हैं तो हमें उंगलियों पे रटे होते हैं। सारे टॉपिक सारे उंगलियों पे रटे हुए हैं। तुम कुछ भी पूछ लो, कितने प्रकार के धर्म, ये आपका अगर हम बात करें इसकी वर्ण की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। ठीक है, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संस्कार 16, गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। रटे नहीं है ना, समझे हैं। तुम पूरा सिलेबस अभी पढ़ लो मुझसे। तो ये इसलिए है, और तुम्हें क्यों बता रही हूं, इंप्रेस नहीं करना है तुम्हें, इसलिए बता रही हूं। तुम इस क्लासरूम में हर एक टॉपिक को ऐसे ही मेमोराइज करके पढ़ना कि जो तो कभी दिमाग से निकले ही ना। फिर जब तुम कंपटीशन देने जाओगे ना, जब क्वेश्चन आएंगे,
अरे ये तो संस्कार है, इस संस्कार का मतलब ये होता है, पुरुषार्थ है, ये तो हमारी मैडम ने बता रखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस चलेगी। तो 2 यूनिट का सिलेबस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरी यूनिट पे। मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और तुम्हें पढ़ने में भी बेहद मजा आएगा, प्रॉमिस। देखो, घूमना फिरना, कैंटीन में बैठने का मजा भी तभी आता है, बैठा करो, चाय पियो, गपशप मारो, जब क्लास अच्छे से करो। आज हम बहुत अच्छा पढ़ के जा रहे हैं घर, और फिर घर जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करो तो सब चीज जायज लगती है। ठीक है, तो मैं हमेशा अपनी क्लास के हर एक बच्चे से यही कहती हूं। यूनिट 3, मेरे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, 3rd यूनिट में आएगा विवाह, मैरिज। विवाह मतलब मैरिज, मैरिज की कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, विवाह की अवधारणा। ठीक है, अर्थ, विवाह की अवधारणा और अर्थ। फिर इसमें आएगा हिंदू मैरिज यानी हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह, मुस्लिम विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, मुस्लिम मीनिंग एंड ट्रेडिशन एंड फॉर्म्स। इनका मीनिंग यानी अर्थ और प्रकार यानी स्वरूप या फॉर्म्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आएगा परिवार, 3rd यूनिट में। नेक्स्ट आएगा परिवार, परिवार का परिभाषा, परिभाषाएं आएंगी परिवार की, परिभाषा। ठीक है, टाइप ऑफ फैमिली यानी प्रकार, परिवार के प्रकार आएगा। फंक्शन ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार है, परिवार के भैया प्रकार है। ठीक है, हो गया। फिर इसी में आएगा जाति यानी कास्ट, 3rd यूनिट में जाति। इसका अर्थ, जाति का अर्थ विशेषताएं, जाति का अर्थ विशेषताएं। ठीक है, और सिद्धांत, थ्योरी, थ्योरी यानी सिद्धांत। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत। ठीक है, फिर आएगा इसमें नातेदारी व्यवस्था, बहुत लंबी यूनिट है ये, नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम है ना। नातेदारी के प्रकार, नातेदारी के प्रकार, नातेदारी विस्तार से आएगा। 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। देखो, 3rd यूनिट में परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था और नातेदारी। बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आती है 4, टोटल 5 यूनिट है आपकी। ठीक है, 3rd यूनिट तक हो गया। अब आएगी आपकी यूनिट 4। यूनिट 4, यूनिट 4 में जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम होता है। ये भी बहुत आसान है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। जजमानी व्यवस्था यानी जजमानी सिस्टम आएगा और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसके प्रकार और संरचना, जजमानी सिस्टम के प्रकार और संरचना कि जजमानी सिस्टम के प्रकार कार्य क्या क्या होते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका इंपॉर्टेंस यानी इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस और जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन, सोशल चेंज इन
चेंज इन जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये आपकी 4th यूनिट है। यूनिट 5, यूनिट 5 है आपकी सामाजिक विधान से संबंधित, सोशल लेजिस्लेशन। सामाजिक विधान यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस देखिए, इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक विधान, SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग यानी OBC। SC अनुसूचित जाति लिखना है इसको, अनुसूचित जनजाति, और OBC के संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, फिर इसमें लास्ट है महिलाएं और बच्चे। महिलाएं और बच्चे, ठीक है, सेकंड से। और जैसे मैंने कहा ना, तो मैं उंगलियों पे रटवा दूंगी सारा सिलेबस। बस मेरा कहा मानना, क्लास में देखो, मैंने हमेशा जब जब क्लास ली है या बीच में जब भी मैं छुट्टी लेती हूँ तो तुम्हें बता देती हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लास हो चाहे मेरी ऑनलाइन, जुड़े रहना। तुम्हें सिलेबस इस बार पहले फर्स्ट सेम में देखो, फर्स्ट सेम क्या होता है, हमारा इंटरेक्शन हुआ था, एक दूसरे को हम इतना नहीं जानते थे। शायद इस बार का एग्जाम देने के बाद तुम्हारे अंदर आया हो कि हाँ यार पेपर तो वैसे ही आता है थोड़ा बहुत, जैसे मैडम बता रही थी। तो तुम समझो सिलेबस बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको सीरियसली क्यों कराती हूँ, क्योंकि ये कंपटीशन का सिलेबस है। जो मैं ऑनलाइन वीडियो डालती हूँ उसको विभिन्न कंपटीशन देने वाले बच्चे देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन में यही सब सोशियोलॉजी से रिलेटेड, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जितने भी एग्जाम होंगे इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। विवाह के स्वरूप बताइए, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इनमें से कौन सा संस्कार नहीं है। तो यदि आप 16 संस्कार जानते होंगे तुरंत टिक लगा दो कि ये वाला एक संस्कार नहीं है। तो ये सब चीजें तुम्हें तब कर पाओगे जब तुम इत्मीनान से क्या करते हो, क्लास लेते हो। और क्लास मैंने तुम्हें क्या बताया, बहुत इजी है। जैसे अगर हम अपनी यूनिट के लिए सबसे पहले तुम्हें भारतीय समाज की विविधता में एकता, फिर इसमें कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, इन सब चीज को पढ़ना है। कर्म की थ्योरी, कर्म जब मैं पढ़ाऊंगी तुम कहोगे मैम पढ़ के मजा आ गया। जैसे हम कहते हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमण। हम जो कर्म मतलब कार्य करना, तो हमने कहा कि अरे ये आदमी बीमार पड़ गया और गंभीर बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, वो उसके कर्मों का फल है। जो उसने कर्म किए थे उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म में किए गए फल, जो कर्म थे उसका फल जो इस जन्म में भुगत रहा है। कई बार मैं जैसे बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा पर्सनल बताऊंगी, तो मैं उसको कर्म से जोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ शायद मैंने कुछ बुरे कर्म किए थे जिनका फल मुझे मिल रहा है, लेकिन हर चीज को मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। मैं सोचती हूँ जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। कभी कभी सोचती मेरी लाइफ में, जैसे वीडियो गेम में बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, मैं सोचती हूँ मेरी लाइफ नहीं हो गई, ये तो वीडियो गेम हो गई। एक मैं लेवल पार करती हूँ खुश होके, फिर दूसरे लेवल में चली जाती हूँ और दूसरा लेवल देखती हूँ तो वो तो उससे भी कठिन है, और तीसरे लेवल में जाती हूँ तो खूब सारे राक्षस खड़े हैं जो मेरे खाने को दौड़ रहे हैं। तो मैं सोची हूँ तनु मित्तल की लाइफ ना हो गई, ये तो वीडियो गेम हो गई। तो फिर मैं ये सोचती हमारा कर्म है। और जो व्यक्ति, देखो ईश्वर मेहनत उसी से करवाता है जो मेहनत करना जानता है। ईश्वर भी उसे हर्डल्स देता है। तो जब काम करोगे तभी तो बाधाएं आएगी। यदि मैं ऑफिस में बैठी रहूं, चाय पीती रहूं, मुझे कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी हर्डल नहीं आएगी। और आएगा तो क्या आएगा, 1 तारीख को सैलरी आएगी खाते में, और वो भी खुशी से मस्त होके खर्च करो, ठीक है। तो जो काम करता है उसको हर्डल्स का, यानी बहुत सारी अड़चनों का सामना तो करना ही पड़ता है।
अब मैं बहुत सारी चीजों को कर्मों से जोड़ती हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखिए, मैं अपने हर काम को ईमानदारी से करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ सामने वाला कुछ थोड़ा करे, जो उसे मिल रहा है उसका कुछ पार्ट तो कर्म कर लेना। एक कहानी का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक शब्द है बरकत। क्या है ये बरकत? कहते, एक छोटा सा शब्द है बरकत। क्या होता है ये? कोई बताएगा मुझे? है सानिया, सोफिया, मनवीर? बरकत नहीं होती, जैसे चावल कम पड़ गए, दाल कम पड़ गया, राशन कम पड़ गया, ठीक है। और कई बार हम सोचते हैं बरकत बहुत अच्छी हुई, इस साल तो हमारा सारा राशन बहुत अच्छा, जरूरत भी नहीं पड़ी बाजार से मंगाने, जितना खेती से उगा था उतना ही काम आ गया। हम सभी ने एक छोटा सा शब्द सुना है बरकत, और वास्तव में मैं इसे शब्द मना मान के एक साइंटिफिक लॉजिक मानती हूं। कैसे लॉजिक मानती हूं? नियत, अगर तुम्हारी नियत अच्छी हो तो हमेशा तुम्हें बरकत होती है। तुम्हारी नियत अगर अच्छी है तो ऊपर वाला देखता है, तो वो हमें कमी नहीं होने देता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी तुम सबने सुनी होगी। सुदामा श्री कृष्ण जी के दोस्त थे और श्री कृष्ण जी राजा थे, लेकिन सुदामा बहुत गरीब थे। एक बार उन्होंने सोचा, उनकी बीवी ने कहा, जाओ तुम्हारे जो मित्र हैं वो बहुत बड़े रियासत के राजा हैं, जाके मिल के आओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, लेके क्या जाऊं। तो उनके पास थोड़े से कच्चे चावल थे, उनकी बीवी ने पोटली में चावलों को बांध दिया। तो चावल लेके श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी सोचते सोचते चले जाए, इतना बड़ा राजा और मैं क्या ये कच्चे चावल लेके जा रहा हूं। तो जब वो द्वार पे पहुंचे और उन्होंने बताया, क्या श्री कृष्ण जी को पता चला मेरे मित्र आए हैं, तो उसने कहा अच्छा मेरा मित्र सुदामा आया है। वो खुद ही नंगे पैर भाग गए दौड़ के कि मेरा मित्र आया है, और वो खुद ही गए और अपने मित्र को लेके आए, उनके पैर धोए। फिर उन्होंने शर्माते हुए, सुदामा जी ने उनको चावल की पोटली दी, तो श्री कृष्ण जी में स्नेह में आके कच्चे चावल ही रो रो के खाने लगे कि मेरा मित्र क्या लेके आया। और वो दिन और उससे अगला पल सुदामा जी की सारी दरिद्रता खत्म हो गई थी। उनकी नीयत अच्छी थी, तो अपने रखे कच्चे चावल ले गए। और सुदामा जी की, कृष्ण जी की नीयत अच्छी थी कि उन्होंने उनके तिलक करा और उनकी सारी दरिद्रता को, गरीबी को खत्म कर दिया। तो जहां नीयत अच्छी होती है वहां हमेशा बरकत होती है। तो ध्यान रखना, एक शब्द जो ये नियत और बरकत बनाए हैं, ये ऐसे नहीं बने हैं, इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होते हैं। और मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूं कि हमेशा अपनी नियत ऐसे रखना। तुम अपनी नियत हमेशा ऐसे रखोगे ना, तो ऊपर वाला उस पे से धीरे धीरे उठाता ही चला जाएगा। और तुम ऐसे रखोगे तो तुम्हें इतना देगा कि तुम कहोगे कितनी बरकत हो रही है। तो हमेशा मेरी ये बात तुम लोग प्रैक्टिकली ध्यान में रखना, क्योंकि मैं तो बहुत मानती हूं इन चीजों को। और जब अड़चने आएंगी, हम गिरेंगे, तो हमें पता भी तो चलेगा कि हम भाई गिरना, कई बार वो लिखता है ना, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। पता तो चले हम कितने पानी में हैं, फिर हम उठेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो तुम्हें हमेशा ये क्लास में सिखाती हूं और सिखाती रहूंगी, ठीक है। और इसी एनर्जी के साथ कल हम अपनी क्लास में शुरू करेंगे अपनी यूनिट का पहला टॉपिक, भारतीय समाज की विविधता में एकता। आज के लिए इतना ही, ठीक है।